हाइगन्स प्रिंसिपल, इस पे आपको मैंने 2 या 2.5 पेज की थ्योरी लिखवाई होगी, वो कर लीजिएगा। फिर वेवलेट्स और वेव फ्रंट जो होते हैं उनके लेकर के मैंने थ्योरी लिखवाई है, हाइगन्स प्रिंसिपल के साथ में ही है, वो भी 1 पेज की थ्योरी है, उसे याद कर लीजिएगा। फिर आता है यूज द हाइगन्स प्रिंसिपल टू वेरीफाई द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो स्नेल्स लॉ था रिफ्रैक्शन का, उसे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करना है भैया यहाँ पर। क्लियर है ये बात? तो ये तीनों क्वेश्चंस तुम्हारे आने ही आने हैं। क्लियर है? इसके अलावा डिफाइंड वैसे लिखवा दिया, वेव फ्रंट वाले में आ जाएगा, यहीं पे लिख लीजिएगा विद प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, विद प्रॉपर डेफिनेशन उसी में लिखी हुई अलग से। ठीक है, हाँ जी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो एक कॉन्केव मिरर के ऊपर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r है, कितना है, r है, उस पे गिर रहा है, उस पे इंक्लाइन कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। द रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट विल बी, तो भैया उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वेव फ्रंट का वो कितना होगा। तो इसके पीछे आप एक थ्योरी लिखिएगा, छोटा सा पार्ट लिखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। करिए। इफ अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट, if a plane wave front is incident on a concave mirror, then emergent wave front जो वहां से बन के निकलेगा, then the emergent wave front will be, द इमर्जेंट वेव फ्रंट विल बी किस शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। ठीक है भैया, देखिए कॉन्केव वाला जो मिरर होगा अगर उसके ऊपर आकर के गिरेगा वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट कैसे होता है, ऐसे होता है। जब ये इस पे आके गिरेगा तो क्या होगा, ये कर्व शेप में आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, क्या होगा, कर्व शेप में आ जाएगा। तो क्या लिखा आपने, देन द इमर्जेंट वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल विद सेंटर ऑफ wavefront at its focus, जो भैया जो उसका फोकस होगा, क्या होगा, फोकस होगा, उसके सेंटर के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेगा। तो भैया फोकस कितने पर होता है, r/2 पर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कितना होता है, f = r/2। तो आंसर क्या होगा इसका, r/2 होगा भैया। क्लियर है ये बात? हाँ भाई, अब जरा हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं हाइगन्स प्रिंसिपल को। ठीक है भैया, हाइगन्स प्रिंसिपल में क्या कहता है कि जो आपकी लाइट होती है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में चले जाएगा, सपोज कीजिए। ठीक है, ऐसे चलती है आगे की तरफ में। तो अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, जो भी ये वेव फ्रंट होगा, इसका हर एक पॉइंट जो होगा एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ था, वाटर वाला। हाँ जी, हाँ जी, एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ था, और इस एनवायरनमेंट में जो इसके पार्टिकल्स थे यहाँ पर, जैसे इसने इसको इसकी तरफ बढ़ेगा ये, तो क्या करेगा, इन सबको क्या करेगा, इन सबको एनर्जाइज कर देगा और इन सबको मजबूर कर देगा वाइब्रेट करने के अंदर। ठीक है, तो जैसे पानी के अंदर हम कोई पत्थर गिराते हैं तो रिपल इफेक्ट आता है, वैसे यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर भी अपने आप से एकदम से क्रिएट हो जाएंगे, क्या, वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसने इनको जनरेट किया और इनकी वाइब्रेशन की वजह से जो उनके आसपास के होंगे वो जनरेट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पीछे डायरेक्शन में नहीं होंगे, सारे फॉरवर्ड डायरेक्शंस के अंदर होंगे। ठीक है, लेकिन आगे भी पीछे भी दिखेंगे, लेकिन पीछे जब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, आगे वाले ऑब्जर्व करके चलते हैं, तो प्रोपगेशन जो होता है वेव का आगे की तरफ होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही बराबर होंगे यहाँ पर। तो इसलिए लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स, अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स of secondary wavelength, as a source of secondary wavelet। देखिए भैया, ये बन गया secondary wavelet। each point of the wave front, तो यहाँ क्या बोला, हाँ, each point on the wave front act as a source of secondary wavelet। ये वाला भैया देखो भैया, हाँ भैया, ठीक है, ये आगे वाला होगा wavelet, and the amplitude of these wavelet
इज इक्वल इन, देखिए भैया आगे भी रहेगा और पीछे भी रहेगा, और दोनों डायरेक्शन क्या होंगी, सॉरी जो डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर रहेगा, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में, क्योंकि स्फेरिकल शेप होगी इसकी, ठीक है भैया। तो एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट इज इक्वल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस, बट न्यू वेव फ्रंट is tangential surface. The new wavefront is tangential surface of all these secondary wavelets, तो भैया ये हो गया आपका प्राइमरी और ये हो गया आपका सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। क्लियर है भैया ये बात। भाई कई बार पूछ लेता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं हम किससे हैं, म्यू से है, और ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फॉर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया। उसे ऊपर रखेंगे और नीचे जो भी स्पीड आई होगी उसे रख लेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल्स टू c/v। क्लियर है ये बात, कई बार आ जाता है पूछ लेता है, तो याद रखना है इसको। भैया एक और क्वेश्चन लिखे हैं थ्योरी का, मैंने लिखवा रखा है वैसे तो, डिफ्रैक्शन वर्सेस इंटरफेरेंस, ठीक है भैया। तो डिफरेंस बिटवीन, हाँ डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है भैया। इंटरफेरेंस जो है वो सुपरपोजिशन होती है टू वेव्स की, उसमें दो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। डिफ्रैक्शन के अंदर सुपरपोजिशन होती है नंबर ऑफ वेव्स की, ये चीज़ ध्यान रखना। इंटरफेरेंस के अंदर आपने क्या देखा था, सारे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिले थे जो कि इक्वल विड्थ के थे, उसके अंदर क्या लेते थे, सब डबल होते चले गए थे, मैक्सिमा जो थे डबल थे, ठीक है। इस हिसाब से ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी। किसके अंदर, इंटरफेरेंस के अंदर जो डार्क फ्रिंजेस होते हैं इंटरफेरेंस के अंदर वो बिल्कुल ही डार्क होते हैं, परफेक्टली डार्क होते हैं। तो भैया इसे कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्राफ है किसके बीच में। तो सबसे पहले ये है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है ये। इसके अंदर पाथ डिफरेंस होगा एक्स एक्सिस पे और इंटेंसिटी होगी वाई एक्सिस पे। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, ये क्या होगी आपकी इंटेंसिटी और ये क्या होगा आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है भैया। अब सुन लीजिए मेरी बात, ऊपर ध्यान से देखिए। सिंगल वाले के अंदर इंटेंसिटी घटती चली जाती है, कहाँ घटती है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे कम हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर क्या होती है, लैम्डा 2 लैम्डा पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें उल्टा होगा, इसमें अलग होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंगल स्लिट के अंदर जहां पर इंटेंसिटी 0 थी वहां पर यहाँ क्या हुआ, इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई। किसके अंदर, डबल स्लिट वाले के अंदर। किसका है, डबल स्लिट का है ये। क्लियर है भैया ये बात। तो ग्राफ को बहुत ध्यान से बनाइएगा और ये पेपर में 120% आएगा, द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द पाथ डिफरेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इस चीज का, ठीक है। तो जहां पर उसमें 0 था वहां पर यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। अब सुन लो भैया, ऊपर देखो एक बार क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास में कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसे याद करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दो चीजों का पता हो जाएगा। सबसे पहला है कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा और इससे कंडीशन भी समझ में आ जाएगी। कहता है कि भैया जो कंडीशन बताइए पाथ डिफरेंस की फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला होता है कि एक बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, या कुछ किताबों में इसको ब्राइट स्पॉट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मैक्सिमा होती है, इसलिए मैक्सिमा कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है भैया, ये होता है तुम्हारा मिनिमा। क्या होता है, मिनिमा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डार्क स्पॉट, ठीक है भैया। तो कहता है कि कितना पाथ डिफरेंस होगा दोनों कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में, क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक स्लिट ये होती है, एक स्लिट ये होती है, इसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस में कौन सा वाला इंटरफेरेंस जो है वो वहां पर मिलेगा आपको। तो भैया अगर डेल्टा एक्स, देखिए भैया कैसे होता है ये, एक बार देखिए, ये तुम्हारी स्क्रीन हो गई, ये चला गया यहाँ से, ये चला गया यहाँ से इस जगह पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ से खींचा परपेंडिकुलर, तो कितना हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। तो भैया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, फालतू क्या होगा, ये डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स होगा फालतू। तो भैया डेल्टा एक्स की अगर वैल्यू n लैम्डा हुई, क्या हुई, n लैम्डा, और n क्या होगा इसके अंदर, 0 1 2 3 इस टाइप से भैया, ठीक है। क्लियर है ये बात।
0 1 2 3 क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए डिस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, सॉरी मिनिमा या डार्क स्पॉट के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 1 2 3, इसके लिए सेम ऐसे ही रहेगा। तो भैया डेल्टा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n प्लस हाफ लैम्डा। क्लियर है भैया ये बात, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है ये बात। अब देखो भैया दूसरी बात समझ लो, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट कहाँ होगा, ब्राइट स्पॉट जो होगा इसके अंदर एक और होगा, और वो कहाँ पर होगा, सेंट्रल फ्रिंज के अंदर होगा। कहाँ पर, सेंट्रल फ्रिंज में। तो जो बस इन दोनों के सेंटर बन रही होगी, एक खटाक और ये खटाक ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का डॉट डिस्टेंस बराबर होंगे। तो डेल्टा x कितना होगा, 0 होगा। तो वहां पर भी क्या मिलेगा आपको, ब्राइट स्पॉट मिलेगा सेंट्रल फ्रिंज के अंदर भी। हाँ भाई, वैसे क्या होता है कोहेरेंट सोर्सेज, पता है नहीं पता, याद ही नहीं किया अभी तक भाई। डेफिनेशन आ जाए या कंडीशन आ जाए लिखने के लिए, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। क्या लिखेंगे, द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। अगर दो सोर्सेज जो होंगे वो कोहेरेंट तब होंगे जब उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी और सेम वेवलेंथ होगी। तो मैंने क्या बोला, सेम तो रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, और साथ साथ सेम क्या होना चाहिए उनका, वेवलेंथ होना चाहिए उनका, लैम्डा भी सेम होना चाहिए। क्लियर है भैया ये बात। और दूसरी बात है कि उनके अंदर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। क्या चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये नहीं है कि फेज डिफरेंस समय के साथ में चेंज होता जा रहा है उसका। तो दीज आर द कंडीशन फॉर द कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है भैया। एक बारी कि भैया जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, इसे हम लिखते किससे हैं, बीटा से। किससे लिखते हैं भैया, बीटा से लिखते हैं इसको हम, ठीक है। लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। तो भैया सबसे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। दूसरी बात कैपिटल डी क्या है इसके अंदर, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। जो स्लिट होती है और जो स्क्रीन होती है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। और जो स्लिट के बीच का डिफरेंस है वो होता है स्मॉल डी। स्लिट, एक स्लिट से दूसरी स्लिट के बीच, हाँ बिल्कुल, एक स्लिट से दूसरी जो स्लिट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज स्मॉल डी। बोले कोई डाउट इसके अंदर। चलिए, लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है कि सपोज कीजिए ये तो हुआ सब कुछ कहाँ पर, आपकी एयर के अंदर। ये कहाँ हुआ, एयर के अंदर। अगर इसी पूरे अपरेटस को उठा करके मैं किसमें प्लेस कर दूं, एक लिक्विड के अंदर रख दूं इसको, तो क्या फर्क पड़ेगा भैया। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, व्हेन इमर्स्ड, ये सेम सिस्टम अगर मैंने इमर्स्ड कर दिया, डुबो दिया, इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हुआ। तो भैया उस दौरान में जो नई वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम लैम्डा अपॉन में म्यू, ठीक है भैया। तो फॉर्मूला देखो, डी तो चेंज नहीं होगा, डी तो वो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, स्मॉल डी भी चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा, लैम्डा चेंज होगा। तो नया जो आपका बी डैश आएगा, बी डैश आएगा, मतलब वो क्या आएगा, लैम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अगर वो बोलता है क्या चेंज महसूस होगा एयर से, अगर मैं रख दिया उसके अंदर किसी लिक्विड के अंदर, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो ये लैम्डा डैश जो हो जाएगी लैम्डा अपॉन में म्यू, उसे यहां उठा के प्लेस करना, जो भी वैल्यू आएगी, एंड देन उसके बाद में अपना जो फ्रिंज विड्थ है वो निकाल लीजिएगा यहां से। कह रहा है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं पहले वाले उसके बीटा के मुकाबले में इसको, तो कितना हो जाएगा भैया, तो बीटा डैश कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन में म्यू, बाकी कैपिटल डी है और ये क्या है, स्मॉल डी है भैया। अगर मैं इतने को देखूं तो ये तो पहले वाला ही है, तो बीटा डैश क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन में म्यू। तो भैया जो आपकी नई फ्रिंज विड्थ होगी वो 1/μ0 टाइम्स होगी पहले वाले के मुकाबले में भैया। कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ, अब सपोज कीजिए उसने आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, उसने ना आपको ये दिया ना आपको ये दिया, उसने बोला कि भैया नया वाला फ्रिंज विड्थ कितना होगा डुबोने के बाद में, तो भैया वो म्यू टाइम्स जो है, मतलब 1/μ टाइम्स जो है वो घट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो भैया सबसे पहले क्या होगा, आपके पास में इंटेंसिटी गिवन रहेगी दो कोहेरेंट सोर्सेज की, I1 इक्वल्स टू a स्क्वायर और I2 इक्वल्स टू b स्क्वायर। उनका रेशियो रखा होगा I1 अपॉन में I2 कैसे, a/b स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो भैया वो सबसे पहले बोलेगा I मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, तो क्या करेंगे a प्लस b का
होल स्क्वायर, और आई वैल्यू कितनी हो सकती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो भैया कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं, पक्का क्लियर है? बेटा हमको एक बात बताते हैं, इसके अंदर इसमें जो कौन सी वाली ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कौन सी वाली डार्क फ्रिंज बनेगी? हाँ ब्राइट वाली a प्लस बी वाली होगी। बहुत बढ़िया, ये होगी आपकी क्या? ब्राइट फ्रिंज इंटेंसिटी, ठीक है। और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी? डार्क। बहुत बढ़िया भाई, समझ आ रहा है ना इसका मतलब? ठीक है भैया, डार्क फ्रिंज इंटेंसिटी। तो वो बोले भैया आपको कि आपके पास में जो आपके पास इंटेंसिटीज हैं उनका रेशियो दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द ब्राइट फ्रिंज इंटेंसिटी रेशियो टू द डार्क फ्रिंज इंटेंसिटी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं।